नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत एनसीआर पत्रिका में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे दिग्गज उद्योगपति, समाज सेवी और पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में फैलाया है। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन श्री रतन नवल टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने बीते बुधवार को देर रात करीब 11 बजे जीवन की अंतिम सांस ली। वह मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे तथा उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। रतन टाटा का पार्थिव शरीर एनसीपीए यानी नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में रखा गया है। यहां पर लोग शाम 4 बजे तक उनका अंतिम दर्शन कर सकेंगे, जिसके बाद राजकीय सम्मान के साथ ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल रतन टाटा के निधन की जानकारी सबसे पहले उद्योगपति हर्ष गोयनका के द्वारा दी गई थी। उन्होंने देर रात करीब 11:24 पर अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि घड़ी की टिक टिक बंद हो गई है, टाइटन अब नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व तथा परोपकार के प्रतीक थे। आपको बता दें कि पद्म विभूषण तथा पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को बीते 7 अक्टूबर को भी आईसीयू में भर्ती किए जाने की एक खबर आई थी। हालांकि इसका खंडन करते हुए उन्होंने कहा था कि वह एकदम ठीक है, सिर्फ रूटीन चेकअप के लिए ही अस्पताल पहुंचे हैं। आपको बता दें कि नेताओं समेत कई बिजनेस घरानों ने भी उन पर अब शोक जताया है। टाटा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने लिखा है कि अत्यंत क्षति की भावना के साथ ही रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। समूह के लिए रतन टाटा एक चेयरमैन से कहीं ज़्यादा अधिक थे। वह मेरे लिए एक गुरु, मार्गदर्शक तथा मित्र भी थे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत के द्वारा एक ऐसे आइकॉन को खो दिया गया है जिन्होंने कॉरपोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण तथा नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया था। पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा के द्वारा टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया कि टाटा एक दयालु आत्मा, दूरदर्शी बिजनेस लीडर तथा एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने तथा सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को एक स्थिर नेतृत्व प्रदान किया था। उनका योगदान बोर्ड रूम से आगे बहुत आगे तक गया था। राहुल गांधी ने कहा कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले इंसान थे। उन्होंने बिजनेस तथा परोपकार दोनों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार तथा टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। आइए अब जानते हैं रतन टाटा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दरअसल रतन टाटा दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक माने जाते थे। फिर भी वह कभी भी अरबपतियों की किसी भी सूची में शामिल नहीं हुए। उन्होंने करीब 30 से अधिक कंपनियों को नियंत्रित भी किया, जो 6 महाद्वीप के 100 से अधिक देशों में संचालित होती थी। इन सब के बावजूद भी उन्होंने एक साधारण जीवन ही जिया। वह एक ऐसे कॉरपोरेट दिग्गज थे जिन्हें शालीनता तथा ईमानदारी के गुणों वाला पंथ निरपेक्ष संत माना जाता था। न्यूयॉर्क स्थित कार्नेल विश्वविद्यालय से साल 1962 में उन्होंने आर्किटेक्ट में बीएस की डिग्री हासिल की थी। इसके बाद रतन टाटा परिवार की कंपनी में ही शामिल हो गए थे। शुरुआत में तो टाटा ग्रुप के कारोबार का अनुभव जानने के लिए उन्होंने सबसे पहले शॉप फ्लोर पर काम किया। इसके बाद साल 1971 में उन्होंने एक नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के प्रभारी निदेशक के रूप में नामित हुए थे। वहीं एक दशक पश्चात साल 1991 में उन्होंने अपने चाचा जीआरडी के स्थान पर टाटा इंडस्ट्री के चेयरमैन पद पर बैठे, जो आधी सदी से भी अधिक समय तक प्रभारी बने रहे। यह वही समय था जब भारत की अपनी अर्थव्यवस्था खाली थी और टाटा समूह ने नमक से लेकर स्टील तथा कारों से लेकर सॉफ्टवेयर एवं बिजली संयंत्रों तथा एयरलाइंस तक के संचालन के साथ ही इसे एक ग्लोबल पावर हाउस में बदल दिया था। वह करीब 2 दशकों से अधिक समय तक टाटा समूह की मुख्य होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन भी रहे। टाटा समूह के दौरान इन्होंने काफ़ी विस्तार भी किया। साल 2000 में लंदन में स्थित टेटली टी को इन्होंने 43.13 करोड़ डॉलर में अधिग्रहित किया था। वहीं साल 2004 में दक्षिण कोरिया के देव मोटर्स के ट्रक निर्माण संचालन को भी इन्होंने करीब 10.2 करोड़ डॉलर में खरीदा था। इसी प्रकार एंग्लो डच स्टील निर्माता कोरस समूह को भी खरीदने के लिए 11.3 अरब डॉलर का भुगतान किया था तथा फोर्ड मोटर कंपनी से ब्रिटिश कार जगुआर एवं लैंड रोवर को खरीदने के लिए इन्होंने 2.3 अरब डॉलर खर्च किए थे। आपको बता दें कि भारत के सबसे सफल व्यापारिक दिग्गजों में से एक होने के साथ ही वह अपनी परोपकारी गतिविधियों के लिए भी जाने जाते थे। दरअसल पिछली सदी के 8वें दशक में
उन्होंने आगा खान अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज परियोजना भी शुरू की थी। साल 1991 में टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति के बाद उन्होंने अपने दादा जमशेद जी के द्वारा स्थापित टाटा ट्रस्ट को और आगे बढ़ाया था तथा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसे उत्कृष्ट संस्थान को भी स्थापित किया था। आपको बता दें कि रतन टाटा भी विवादों से अछूते नहीं रहे हैं। समूह को दूसरी पीढ़ी के दूरसंचार लाइसेंसों के आवंटन में साल 2008 के घोटाले में सीधे तौर पर तो उन्हें नामित नहीं किया गया था, लेकिन लाबिस्ट नीरा राडिया के किए गए एक कथित फोन कॉल की लीक हुई रिकॉर्डिंग के माध्यम से उनका भी नाम सामने आया था। हालांकि उन पर किसी गलत काम का आरोप बिल्कुल भी नहीं लगाया गया था। वहीं दिसंबर 2012 में उन्होंने टाटा सन्स का पूर्ण नियंत्रण साइरस मिस्त्री को सौंप दिया था, जो उस समय उनके डिप्टी थे। लेकिन कई मालिकों को पहले गए टाटा परिवार के सदस्य के कामकाज से काफ़ी परेशानी होने लगी थी, लिहाजा अक्टूबर 2016 में साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया था। ऐसा बताते हैं कि रतन टाटा उन शेयर होल्डर्स में भी शामिल थे जो कई परियोजनाओं पर भी साइरस मिस्त्री से असहमत थे। इनमें साइरस मिस्त्री का घाटे में चल रही नैनोकार वाली परियोजना को बंद करने वाला फैसला भी शामिल था। साइरस मिस्त्री के निष्कासन के पश्चात रतन टाटा ने अक्टूबर 2016 से अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कुछ समय के लिए काम किया तथा जनवरी 2017 में एन चंद्रशेखरन को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर वह सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके पश्चात ही उन्होंने युवा उद्यमियों की मदद की तथा एक नए युग की तकनीक से प्रेरित स्टार्टअप में भी निवेश करना शुरू किया। अपनी व्यक्तिगत क्षमता तथा कुछ अपनी निवेश कंपनी R&T कैपिटल एडवाइजर्स के माध्यम से उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक्स, पेटीएम, स्नैपडील, लेंसकार्ट तथा जिवामे सहित करीब 30 से भी अधिक स्टार्टअप में निवेश किया था। तो साथियों, आज की इस खबर के बाद हम आपसे विदा लेते हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं कि वह उनकी आत्मा को शांति दे। वह हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा रहेंगे। धन्यवाद।